हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस में। और हम लोग कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये चौथा वीडियो होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था जुलाई क्रांति की, जो फ्रांस में जो जुलाई क्रांति हुई थी उस पर हमने बात किया था। आज हम लोग आगे बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 1830 की क्रांतियों का प्रभाव और महत्व। ठीक है, वो जो 1830 की क्रांति हुई जुलाई क्रांति के बाद, हम लोग देखने वाले हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोप में, यूरोप के हर एक हिस्से में। उसके बाद क्या बदलाव आए, साथ में कैसे 1830 का आंदोलन 1848 के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ साथ कैसे राष्ट्रवाद और उदारवाद की जो सोच थी, वो सोच एक प्रखर रूप में सामने आती है। साथ में लुई फिलिप मदद करते हैं संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में। और साथ साथ अनेक यूरोप के अनेक राज्यों में भी, अनेक देशों में भी कैसे इनका प्रभाव पड़ता है। साथ साथ ये कैसे इटली और जर्मनी के एकीकरण में एक भूमिका निभाता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लिखा हुआ क्या है ये पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1830 की क्रांतियों ने यूरोप में मेटरनिक व्यवस्था और वैधता के सिद्धांत को गंभीर चुनौती दी। ठीक है, जैसे ही 1830 का क्रांति आया, इसी क्रांति में हमने आपको बताया कि मेटरनिक कहाँ इंग्लैंड भाग गया था। ठीक है, इसने उसके सिद्धांतों को चुनौती दी थी। यद्यपि सभी देशों में क्रांतियां सफल नहीं हुई, फिर भी इसके बाद उदारवाद और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मतलब बहुत ऐसे राज्य थे जिनमें कि पूरी तरह से ये राष्ट्रवादी उदारवादी व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया, उसको दबा दिया गया। स्पेन भी उसका भी एक उदाहरण है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके कुछ पार्ट में नहीं होना, मतलब कुछ हिस्से में नहीं होना, और बहुत सारे हिस्से में इसका प्रभाव पड़ना, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जिसमें इसका विकास नहीं हुआ, जिसको दबा दिया गया, उसमें भी ये सोच काफ़ी हद तक पनप चुकी थी। वहाँ के लोगों में जागरूकता आ चुकी थी। वो आज नहीं तो कल की बात थी कि वहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन होना ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस में उदारवादी मध्य वर्ग को राजनीतिक महत्व बढ़ा। जैसे जो भी मध्य वर्गीय क्षेत्र थे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ये समय जो था, ये औद्योगिक क्रांति का समय था। इस समय जो मध्य वर्ग थे, उनके उनका जो आय का स्रोत था उसमें वृद्धि हुआ। इनसे उनके जीवन यापन की व्यवस्था में सुधार आया, उनमें उनके रहन सहन में सुधार आया। वो खाने के अलावा कुछ पैसा उनके पास बचने लगा, जिससे कि वो अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब पढ़ने लगे, और कुछ कुछ नई नई व्यवस्थाएं आई, जिनसे कि उनके मन में देश राष्ट्र के प्रति कुछ भावना आई। ठीक है, अब वो चाहते थे कि वो भी अपने देश की राजनीति में इन्वॉल्व होना। ठीक है, और साथ में राष्ट्र विकास में अपना योगदान देना। लुई फिलिप के नेतृत्व में, ठीक है, लुई फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक संवैधानिक शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, लुई फिलिप वही थे जो संवैधानिक शासन व्यवस्था बनाए रखने में इन लोगों की मदद की थी। 1830 की क्रांतियों ने यूरोप में दो राजनीतिक भागों को मतलब ये रखिए कि यूरोप को दो भागों में बांटा। ठीक है, दो अलग अलग भाग। उसका क्या सोचता, पहला पश्चिमी यूरोप, एक पश्चिम एक पूर्वी। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में उदारवादी संवैधानिक और संसदीय व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, एक तरफ तो हम लोग देखेंगे विकास हुआ, दूसरे तरफ देखिए क्या हुआ। दूसरे तरफ जो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, वो अपनी शक्तियों का प्रभुत्व बनाने में कामयाब रह सके। अर्थात वहाँ पे राष्ट्रवाद का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। उसका कारण था क्योंकि वहाँ के जो प्रतिक्रियावादी जो शक्तियाँ थी, उनका प्रभाव ज़्यादा था, उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी। इस कारण उस समय पूर्वी यूरोप के हिस्से में राष्ट्रवाद का विकास पूर्ण तरह से नहीं हो पाया। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड तक पहुंचा। ये सभी देश हैं जहां पर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, स्पेन तथा पुर्तगाल में निरंकुश शासन के विरुद्ध संवैधानिक शासन की मांग की गई थी। इन सब में, यहाँ सब जगह क्या किया गया था, चाहे वो स्पेन हो चाहे पुर्तगाल हो, इन सभी जगह संवैधानिक व्यवस्था की मांग की गई थी। पुर्तगाल में इसका नेतृत्व जो थे वो डोम मिंगले द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। बेल्जियम ने हॉलैंड के विरुद्ध विद्रोह किया। बेल्जियम जो था वो विद्रोह करता है, और 1831 में क्या करता है, खुद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सबके सामने लाता है और बताता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। इंग्लैंड में भी व्यापक राजनीतिक सुधार की मांग उठी। इंग्लैंड में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग उठी कि हमारे अंदर भी व्यापक सुधार आना चाहिए।
ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिससे इंग्लैंड के शासन पद्धति में उदारवाद की भावना आई। मतलब आज भी इंग्लैंड में वहाँ की क्वीन या किंग वहाँ आज भी वहाँ पे सत्ता में स्थापित है, लेकिन उनकी व्यवस्था जो थी संसदीय प्रणाली पर चलती है, इसलिए उनका होना या ना होना एक ही है। हाँ, जिस तरह वो अपने उस पुराने कल्चर को, अपने उस पुराने सांस्कृतिक धरोहर को लेके चलना चाहते हैं, इसलिए आज भी वहाँ पे किंग और क्वीन जैसे परंपराएं चल रही हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे पूर्ण रूप से संवैधानिक व्यवस्था है। वहाँ के लोगों में रह रहे जितने भी लोग हैं, सबके पास संवैधानिक अधिकार है। साथ साथ उनको उनको फ्रीडम है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब हम लोग के पास, उस तरह उनके पास भी बोलने का अधिकार है। उनके पास लोग कहते हैं, हालांकि उसको पूरी तरह से हम लोग ये समझते हैं, जैसे कहा जाता है कि इंग्लैंड का कोई संविधान नहीं है। ठीक है, लिखित संविधान नहीं है। इंग्लैंड में लिखित संविधान है, लेकिन उसको संविधान कहा नहीं गया है। रूल बुक के तरह है, जैसे कि अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिख दी गई हैं। वहां पे संविधान का कोई बुक नहीं बनाया गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसका कोई लिखित संविधान नहीं है। बिना संविधान के कोई देश नहीं चल सकता है। संविधान का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, और वो नियम कानून के बिना कोई नहीं चल सकता है। अगर आपके घर का भी कोई कानून होगा, ठीक है, वो कानून आपके पापा लिखते नहीं होंगे कि ये लिखा हुआ है कानून। वो कानून आपको पता है, आपको बताया गया है। और अलग अलग जब व्यवस्था बनती है, तो कहीं व्यवस्था जैसे कानूनी व्यवस्था बनी, तो कानूनी व्यवस्था में धाराएं लिखी गई होंगी, तो धारा के बुक अलग होगा। जब जब बात होगा संसदीय प्रणाली की, तो संसद कैसे चलेगा, वो उसके लिए कुछ नियम लिखे गए होंगे। तो वहां पे क्या है कि सब नियमों को अलग अलग रूप में लिखा गया, अलग अलग जगह लिखा गया। लेकिन कहीं किसी को भी सबको एक जगह जमा करके संविधान जैसा नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पर भी व्यवस्थाएं लागू हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं और धूम धड़क्का से चल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1830 की क्रांति के फलस्वरूप इटली और जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब वहां पे 1830 की क्रांति थी, जिससे जिससे वहां पे एकीकरण का भावना सबके मन में आया। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इटली जर्मनी का कैसे एकीकरण होता है। ठीक है, यहां तक जो भी मैंने बताया, ठीक है, याद रखिए कि जैसे जुलाई क्रांति हुई, जुलाई क्रांति के बाद का ये सब जो इसको कह सकते हैं कि उसके बाद जो घटनाएं घटी हैं, घटनाओं का फलस्वरूप ये सब देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे यूरोप में क्या होगा कि शांति व्यवस्थाएं स्थापित होगी। ठीक है, अब क्या है, राष्ट्रवाद क्योंकि अपने रूप में आ चुका है। लेकिन ये याद रखिए, जब कोई भी सत्ता नया नया आता है, नया नया आता है, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, प्रतिक्रियावादी हो, रूढ़िवादी हो, या कोई भी हो, उसका रूप जो होता है एकदम सुलझा हुआ नहीं होता है। सुलझने में, हर चीज को सुलझने में समय लगता है। ठीक है, तो समय के साथ हम लोग कैसे देखेंगे कि यूरोप में शांति व्यवस्थाएं बन रही हैं और आगे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालेंगे। ये सब वन लाइनर है, ये समझने के लिए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, वो आप लोग को याद है या नहीं है। और ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है कि आप इसको देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रीय एकता और साझा पहचान का भाव। जब आपके अंदर ये भाव आ जाए कि हम लोग एक हैं, ठीक है, जिस तरह हम लोग देखते हैं ना कि सब जहाँ भी अगर कहीं बाहर जाइएगा ना, तो आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे तो बड़ा खुश होइएगा, क्योंकि आप बिहारी हैं तब खुश होइएगा जी, ऐसे नहीं खुश होइएगा। और अगर आप जिस भी प्रांत से हैं वहाँ के लोग, अब बिहार में भी जैसे हम लखीसराय के हैं, तो लखीसराय के लोग अगर पटना में मिल जाता है तो इतना लगता है कि क्या है, मतलब हो जाता है थोड़ा सा। हम लोग जाते थे एक जगह पढ़ने जाते थे, वहाँ मेरे बगल में एक लड़का बैठता था। बहुत दिन के बाद बात हुआ, बोले कहाँ घर है, तो बोला लखीसराय। मेरा दोस्त हो गया। उसका रीजन था क्योंकि थोड़ा सा हम लोग के अंदर अपने क्षेत्र के प्रति लगाव है, वही प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना होती है ना, क्षेत्र प्रेम भी आता है, उसको क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद है कि राष्ट्र के प्रति साझा पहचान का भाव होना। 1789 में क्या हुआ था, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसके उस समय क्या था, लुई 16 था गद्दी पे बैठा हुआ, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया था। उसका मस्त गिलोटीन कर दिया गया था, इसको उड़ा दिया। गिलोटीन का एक फोटो बना के आपको हम दिखाए थे कैसा होता है। उसके बाद 1799 में आया नेपोलियन का सत्ता में आगमन। नेपोलियन का आगमन होता है। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया जाता है। 1815 में वियना कांग्रेस होता है। वियना कांग्रेस का नेतृत्व कौन किया था,
मेटरनिक किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका राष्ट्रवादी और उदारवादी व्यवस्थाओं को समाप्त करना, उसके जो भाव हैं उसको समाप्त करना और पुरानी व्यवस्थाओं को वापस लाना। ये ये कौन किया था? ये मेटरनिक किया था। देखिए मेटरनिक के बारे में लिखा, मेटरनिक एक घोर रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी विरोधी था और घोर रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ठीक है, उसका कहना क्या था? शासन करो और कोई सत्ता परिवर्तन ना होने दो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1830 में क्या हुआ। 1830 में जो सबसे बड़ा चीज हुआ वो हुआ जुलाई की क्रांति। इसी जुलाई क्रांति ने यूरोप को उलट पुलट करके रख दिया। ठीक है, और यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ। यहीं से क्या होता है कि यूरोप में उलट पुलट हो जाता है कि नहीं, अब तो कोई जो तानाशाही व्यवस्था अब नहीं रहेगी, निरंकुश शासनवादी व्यवस्था, क्योंकि ये उसके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाता है। फिर बात करते हैं 1834 में जालवेराइन। जालवेराइन एक कर था। वो कर इसलिए लाया गया था क्योंकि ये भी आपके, क्योंकि जो व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से ढालने के लिए, क्योंकि पहले हर एक जगह अलग अलग कर हुआ करता था जिससे कि व्यापार में काफ़ी बाधाएं आती थी। जब जालवेराइन आया तो ये भी राष्ट्रवादी भावना को और जागृत करने में मदद किया, क्योंकि आपको एक सूत में बांधा। उसी समय मैंने आपको जीएसटी का एग्जांपल दिया था कि जैसा जीएसटी है, पूरे भारत में कहीं भी जाओगे एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी। उसी तरह यहाँ जालवेराइन नाम का एक टैक्स लाया गया था। आगे देखते हैं 1848 में मेटरनिक शासन व्यवस्था का पतन। ठीक है, मेटरनिक कहाँ होता है? मेटरनिक भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है, क्योंकि वो उसका उसी समाप्ति हो जाती है, क्योंकि बहुत ही प्रचंड रूप से 1848 में क्रांति हुई थी। आगे आते हैं रोमानीवाद। रोमानीवाद जिसको इंग्लिश में रोमांटिसिज्म कहते हैं, स्वच्छंदतावाद भी जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक भाषा लोकगीत और परंपराओं के माध्यम से राष्ट्रवाद। ठीक है, तो रोमानीवाद का मतलब ही होता है कि अपने की मतलब साहित्य के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करना। उसके बाद आते हैं उदारवाद। उदारवाद वो भावना इसमें स्वतंत्रता, समानता और संविधान को के प्रतिनिधि शासन, मतलब इनका, ये लोग काफी उदार होते हैं। इनका इनका मानना होता है कि जो आपके समाज में शासन व्यवस्था है जो रहे वो सुचारू रूप से चले, सभी को समान रूप से सबको समान रूप से देखा जाए, किसी को बड़ा या छोटा ना देखा जाए। जिस तरह जिस तरह फ्रांस में 3 स्टेट बंधे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। पहले में पादरी आते थे, फिर सामंती आते थे, फिर में ये लोग आते थे जिसमें कि बुर्जुआ वर्ग के लोग आते थे। तो इनका कहना था कि नहीं, सब में एक समानता लाई जाए और सब पर समान रूप से कर व्यवस्था लागू की जाए और सबको सबको संविधानिक अधिकार दिए जाए। ऐसा नहीं था, इनका कहना था कि जो बहुत ज्यादा शासन किया उसको गिरा दो। ऐसा नहीं था, इनको था सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो। छोड़ो पुरानी बात, जो चर्च की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि चर्चों द्वारा ही ये अफवाह फैलाया जाता था कि ये करो वो करो, जो भी आलतू फालतू चीज़ें सब चर्च के थ्रू ही किया गया था। तो बाद में उस व्यवस्था को समाप्त किया गया। उसमें यूरोप में रेनेसा का दौर चला था जिसको पुनर्जागरण बोलते हैं। और अगर आप साहित्य में देखिएगा तो उसको नवजागरण काल भी कहते हैं। भारत में भी नवजागरण काल आया था 15 अगस्त से। जो 15 अगस्त का दिन आने वाला है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन से भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे। उसका मेन उद्देश्य रहेगा कि 15 अगस्त के दिन आप ये जानिए कि कैसे, ठीक है, हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी, उसमें कौन राष्ट्रवादी आंदोलन में किन किन ने पार्टिसिपेट किया और कैसे भारत को आज़ादी मिली। और मेरा कोशिश रहेगा, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरे को पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा है, चाहे 6 घंटा का वीडियो बने चाहे 7 घंटा का, प्रयास रहेगा कि उस दिन समाप्त किया जाए सिर्फ एक वीडियो में। देखिए संभव होता है कि नहीं, प्रयास, इंसान है भाई, अभी इस बोर्ड के साथ तो थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक उदारवाद क्या होता है? आर्थिक उदारवाद होता है जिसमें कि आपको आर्थिक बाधाएं जो थी उसको दूर किया गया। इसी में जालवेराइन टैक्स जो था, और मतलब जिसमें कि टैक्स कर व्यवस्थाओं को काफ़ी सुगम बनाया गया। उसके साथ व्यवस्थाएं जो अलग अलग रूप से जब चलती थी तो उस समय भ्रष्टाचार भी बहुत बहुत मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई व्यवस्थाएं अलग अलग हाथों में होंगी तो वहाँ पे भ्रष्टाचार की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, और जब उसको सीमित कर दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं कम जाती है। तो यहाँ जैसे ही टैक्स व्यवस्था को सुधार किया गया तो उसमें क्या हो गया ना कि आर्थिक उदारवाद की भावना भी प्रसक्त हुई और आर्थिक रूप से भी लोग उदारवाद हुए। ठीक है, तो ये थे वो पॉइंट्स जो पॉइंट आपके लिए जरूरी था, अनिवार्य था। कुछ पॉइंट्स और हैं, पहले आप इसको लिखिए फिर हम उस पॉइंट को लिखा देते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि आपका जो पुराना जो भी चीज़ पढ़े हैं वो सब वापस से कुछ याद आ जाएगा। चलिए पहले इसको लिख लीजिए।
कुछ वर्ड्स और घटनाएं देखेंगे, हालांकि मैंने पहले भी लिखाया है लेकिन फिर भी आपको इतना और बताऊंगा कि आपके दिमाग में वो छप जाए। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया फिर से कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, याद रखो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है। उसके बाद 1793 में क्या हुआ, 1793 में लुई 16 जो था, लुई 16वां, उसको क्या किया गया था, गिलोटीन कर दिया गया था, अर्थात उसका गला काट के उड़ा दिया गया था। फिर बोलिएगा सर अगर काट के उड़ा दिया तो यहाँ फांसी क्यों लिखता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, क्या बोलेंगे गला काट के उड़ा दिया, तो इसलिए गिलोटीन कर दिया। उससे अच्छा याद रखो गिलोटीन कर दिया मतलब फांसी। आप बुक में देखोगे हिंदी बुक में फांसी लिख दिया देता है इसी के लिए, तो फांसी दे दिया गया। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी व्यवस्था को समाप्त किया था और 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बना। और यहीं पे नेपोलियन संहिता भी जो है वो लागू करता है, इसके बारे में भी जस्ट अभी आपको बता रहा था। ठीक है, 1815 में एक तो बियाना कांग्रेस हुआ था और उसमें वाटरलू का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये दोनों युद्ध उसी समय, आप दोनों को कैसे भी करके आपको याद रखना है, एग्जाम में एक एक नंबर का आता है ना ऑब्जेक्टिव, उसमें पूछ देता है। 1831 में बेल्जियम अपने आप को क्या करता है, स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन करता है 1831 में। 1832 में क्या होता है, इंग्लैंड में संसदीय सुधार होता है। ये सब कब होता है, 1830 की क्रांति के बाद होता है। ये भी जो हुआ था 1830 के क्रांति का फलस्वरूप है, ये दोनों 1830 की क्रांति के फलस्वरूप ये दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या बदलाव आए थे। यहाँ तक जो है वो आपको मैंने अभी तक, ठीक है, महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताया। क्या क्या पहलू थे, वो पहलू ये थे कि यहाँ से क्या हुआ है कि जुलाई क्रांति खत्म हो गया। उसके अलावा सब जगह, ठीक है, 1848 क्रांति का जो नींव है वो रखा गया। इटली और जर्मनी का एकीकरण अब होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को अभी यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में, अगले 3 क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। 3 क्लास क्यों बोलेंगे, क्योंकि 3 क्लास लगेगा ही लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 क्लास में आपका अब ये चैप्टर अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ये वीडियो थोड़ा छोटा है, इसका उद्देश्य था कि आप पॉइंट्स को याद कर लो। और अगला 3 क्लास में जिसमें कि हम लोग एकीकरण के बारे में देखेंगे, फिर कैसे था, पुरानी स्थिति क्या थी, इटली जर्मनी की पुरानी स्थिति क्या थी, उसको हम लोग देखेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि बदलाव कैसे है। ठीक है, अगला 3 क्लास में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और फिर और हम उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त को आपका एक फुल बैच लाया जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, और आप लोग जम के प्यार देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहेगा कि आप लोग को अच्छे से अच्छे तरह से कहानी के रूप में समझाया जाए, बोर्ड पे लिख लाख के वैसा वाला एक कहानी के रूप में समझा के, ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, और लिखवाने का जहाँ तक पॉइंट है, सारा पॉइंट्स आपको मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका बस एक काम होना चाहिए, वो होना चाहिए कि सर के चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं करें। सर का चैनल नहीं, आपका भी चैनल है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो करें। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर गंगे।